और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 56। ये नंबर देश की दो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्य पश्चिम बंगाल और असम की लोकसभा सीटों का है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में चुनावी लड़ाई है तो असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट और सीट बटोरने की जंग में हर राजनीतिक दल अपने अपने दांव चला रहा है। किसी की नजर एक मुश्त मुसलमान वोट पर है तो किसी की हिंदू वोट पर। धर्म के नाम पर वोट मांगने की मनाही है, लेकिन सच ये है कि हर कोई अपनी सीटों का अंक गणित बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान करने से चूक नहीं रहा है। आज ही ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी हंगामा मच गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये चुनावी मजबूरी है जो ईद के दिन भी दंगे और सीएए का डर दिखाना जरूरी है। बीजेपी विरुद्ध एक झोड़ उठे, कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल हम रहेगा कुल। इंडी अलायंस के लोग तुष्टीकरण के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। আপনাদের জীবন নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। अगाड़ी वाले कितना भी विरोध कर लें, सीएए के तहत हर हकदार को नागरिकता मिलकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है। मौका ईद का, मंच जश्न का, मकसद भाईचारा, लेकिन जुबान पर दंगा। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के जश्न में मुसलमानों के बीच दंगे की आशंका क्यों जताई? इसे लेकर बीजेपी क्या कह रही है, पहले उसे सुनिए, फिर आपको पश्चिम बंगाल का वो अंक गणित भी दिखाएंगे जिसे देखकर आप चुनावी माहौल में मजहबी बयानबाजी की असली मंशा खुद समझ जाएंगे। ममता जी जान से एक दंगा चाहती है। आज कौन सा कार्यक्रम में वो गई थी? एक धर्मीय अनुष्ठान पे जाकर उसको भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये कोई मुख्यमंत्री का काम है? मुस्लिम आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में जाहिर है ये वोट बैंक भी काफी अहम है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर मुसलमान पिछले 3 चुनाव से किसे वोट दे रहे हैं, इसका अंक गणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप ईद के मुबारक मौके पर मुसलमानों की रहनुमाई में ममता बनर्जी का पैगाम सुनिए। আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো। इनमें से सीएए लागू हो चुका है, खुद प्रधानमंत्री इसे अपनी गारंटी बता चुके हैं। नागरिकता देने वाले कानून सीएए का भी विरोध कर रही है, क्योंकि इसके भी सबसे बड़े लाभार्थी दलित है, बौद्ध अनुयायी है।
अगाड़ी वाले कितना भी विरोध कर लें, सीएए के तहत हर हकदार को नागरिकता मिलकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन ममता है कि वो सीएए के विरोध में लगातार मुखर है। इसकी वजह क्या है, इसे आप पश्चिम बंगाल की आबादी के अंक गणित से समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं। 42 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में 14 से 15 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो 8 से 9 सीटों पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी मुसलमानों से अपना एक एक वोट टीएमसी के सिवाय किसी और को ना देने की अपील कर रही हैं। আমরা দেখে নেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে, একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল कांग्रेस ছাড়া। ममता बनर्जी ने खुद साफ कर दिया कि मुद्दा वोट का है, इसीलिए वो ईद के मौके पर मुसलमानों के बीच सीएए, एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे उठा रही हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। ममता बनर्जी लोगों को डर बैठा रही है, सीए होगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, सीए होगा। अगर मैं जनता को ये भी स्पष्ट बता देता हूं कि अगर पश्चिम बंगाल के 42 के 42 सीट भी ममता बनर्जी जीत जाए, संभव तो नहीं है, हमसे कम जीतेंगे, फिर भी अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन में अगर हम पकड़ लेते हैं, फिर भी सीए होगा, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ममता बनर्जी पर मुसलमानों में डर पैदा करने का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में शिद्दत से जुटी है। इंदौरी साहब का एक शेर है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान इसका बाप का थोड़ी है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में पिछली बार टीएमसी को 43% वोट और 22 सीटें मिली थी, तो बीजेपी को 40% वोट और 18 सीटें, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट और 2 सीटें मिली थी। बीजेपी का जोर अब की बार पश्चिम बंगाल का अंक गणित बदलने पर है। पार्टी का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में 25 से ज्यादा सीटें जीतने पर है। 2024 में बीजेपी को इस राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 में यह अंक गणित 18 पर पहुंच गया। अब बीजेपी इसे रिकॉर्ड मुकाम पर ले जाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन टीएमसी इसे किसी सूरत में नाकाम करने की कोशिश में है। इसके लिए ममता बनर्जी ने पहले तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं किया, और अब बीजेपी विरोधी वोट और खासकर मुस्लिम वोट बटे नहीं, इसकी हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো। सवाल यह है कि क्या वाकई मुस्लिम वोट के लिए ही ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर दंगे की आशंका जताने से लेकर सीएए, एनआरसी और यूसीसी का विरोध किया? इसका अंक गणित भी आपको समझाएंगे। अभी आप ममता बनर्जी के जुबानी एक्शन पर बीजेपी का रिएक्शन सुनिए। बीजेपी तो ऐसे ही इंटर कर चुकी है और कसके करेगी। सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं, या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, ये देख रहा है। इसलिए मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। सबको शुभकामनाएं, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और भाजपा बहुत बुरी तरह से ममता जी को, उनकी पार्टी को परास्त करेगी। अब आप पश्चिम बंगाल के धर्म के आधार पर वोट का पैटर्न देखिए। पश्चिम बंगाल के 2016 के विधानसभा चुनाव में 12% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, तो 43% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 6% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, तो 51% ने टीएमसी के पक्ष में। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 57% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया,
तो 32% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 4% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, तो 70% ने टीएमसी के पक्ष में। 2021 के विधानसभा चुनाव में 50% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, तो 39% ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, तो 75% ने टीएमसी के पक्ष में। इस अंकगणित से साफ है कि पूरा माजरा वोट बैंक का है। यही वजह है कि एक मुश्त वोट के लिए ममता बनर्जी ने ईद के जश्न में भी सियासी बात करने से परहेज नहीं किया। इससे पहले इसी 5 अप्रैल को अलीपुर द्वार की चुनावी रैली में भी उन्होंने रामनवमी के अवसर पर दंगे की आशंका जताकर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों संदेश दिए। শুধু আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। बीजेपी नेता बोले गए चुन चुन के सब हम अरेस्ट करेगा। कितना चुन चुन के करोगे? पहले आपका जितना लीडर है सबको चुन चुन के हम भी कर सकता है, लेकिन हम डार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। पश्चिम बंगाल में रामनवमी, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर अतीत में माहौल बिगड़ चुका है। इसका ठीकरा टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर फोड़ती रही। इन दिनों तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी और विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल देश के दूसरे राजनीतिक दलों पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगातार लगाते रहे हैं। इंडी अलायंस के लोग तुष्टीकरण के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। यही सवाल तो यह भी है कि क्या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जवाबी राजनीति से भी वोट का अंक गणित बदलता है? इसे भी बस थोड़ी देर में समझाएंगे। अभी आप संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण और गरीबों की जमीन जबरन कब्जाने के आरोपी टीएमसी के पूर्व सभापति शेख शाहजहां की सबसे नई तस्वीर देखिए, जो इन दिनों ईडी की हिरासत में है। संदेश खाली 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल का बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर बीजेपी सत्ताधारी टीएमसी पर हमलावर तो है ही, साथ ही संदेश खाली की पीड़ित रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बना चुकी है। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, तो हमारी सबको लेके ये लड़ाई, हम ये लड़ाई में उन्होंने पूरा सपोर्ट कर रहा है, मेरे को पूरा सपोर्ट दे रहा है। तो मैं चाहती हूँ उनकी, मेरा जाए उनकी जय जयकार होगा। आज बीजेपी की जो जनता पार्टी की जो हमारे मोदी जी है, उन्होंने बहुत परिश्रम किया हमारे लिए, बहुत मेहनत की है। तो हम चाहती है आज वही मेहनत की कुछ कर पाएंगे उनके लिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। संदेश खाली की दलित और गरीब महिलाओं से यौन उत्पीड़न और गरीबों के जमीन हड़पने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर टीएमसी सरकार को झटका देते हुए इस मामले की जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी, जो ईडी टीम पर शेख शाहजहां के समर्थकों के हमले की जांच पहले से कर रही है। संदेश खाली का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। चूंकि आरोपी शेख शाहजहां टीएमसी से जुड़ा हुआ है और पीड़ित महिलाएं गरीब दलित हैं, ऐसे में ये मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण का सबब बन सकता है। अब आपको पश्चिम बंगाल के ही पड़ोसी राज्य असम लेकर चलते हैं, जो आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। असम में तो 1/3 से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में पूर्वोत्तर के इस राज्य की राजनीति में भी तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का जमकर इस्तेमाल होता है। मदरसों और बहुविवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से भी असम की हिमंता सरकार इन दिनों सुर्खियों में है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 34% से भी ज्यादा थी।
यहां मुस्लिम वोट के दावेदारों में कांग्रेस के अलावा AIUDF भी है। ऐसे में सवाल ये कि 2024 में असम के मुसलमान किसे वोट करेंगे। इसे लेकर यहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का अंदाजा क्या है, जरा सुनिए। The kind of response we are getting from people are unimaginable. There is complete Modi wave in Assam. In Assam, you will see maximum Muslim people will vote for BJP. बड़ी बात ये कि ये वही हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो असम के मियां मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं। अब ये मियां मुसलमान कौन है, इसे भी मुख्यमंत्री हिमंता से ही समझिए। Assam Muslim population is divided into two streams. One who has come to Assam from Bangladesh, other who are indigenous. So some people who came to Assam from Bangladesh at different point of time, they have started identifying themselves as a Mia, and these so-called Mia people are very, very communal, very, very fundamental, and they are involved in various activities to distort Assamese culture, Assamese language. So I don't want to be MLA with their vote. असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत पुराना और ज्वलंत है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले ही असम के लखीमपुर की चुनावी रैली में भी इसका जिक्र किया था। मैं कह सकता हूं, बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। असम की चुनावी राजनीति में 2 तरह के मुसलमानों का जिक्र होता है, एक असमिया और दूसरे बंगाली। ऐसे में असम में धर्म के आधार पर वोटिंग पैटर्न को समझना भी जरूरी है। 2016 के विधानसभा चुनाव में असम के 57% हिंदुओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था, तो 32% ने कांग्रेस गठबंधन को। इस विधानसभा चुनाव में 6% मुसलमानों ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में मतदान किया, तो 77% ने कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। 2021 के विधानसभा चुनाव में 67% हिंदुओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था, तो 19% ने कांग्रेस गठबंधन को। इस विधानसभा चुनाव में 11% मुसलमानों ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में मतदान किया, तो 81% ने कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। यानी असम में हिंदू वोट बीजेपी गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो रहा है, तो मुस्लिम वोट कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। असम और बंगाल में लोकसभा की 56 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को 27 तो इंडिया गठबंधन को भी 27 ही सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी, यानी मुकाबला बराबरी पर छूटा था। लेकिन इस बार अगर ध्रुवीकरण का गणित बदला तो निश्चित तौर पर मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या वाले इन दोनों राज्यों में सियासी अंकगणित बदल सकता है।